जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दूसरे चैप्टर वैद्युत रसायन का शुभारंभ कर दिया था और उसमें हमने जाना कि वैद्युत रसायन क्या होता है और जो विद्युत रासायनिक सेल है इसके कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों का भी वर्णन हम लोगों ने पिछली क्लास में किया। उसके बाद में हम लोगों ने आक्सीकरण प्रक्रम और अपचयन प्रक्रम के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और ये जाना कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। आज हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि ये जो आपका आक्सीकरण प्रक्रम है इसे आक्सीकरण अर्ध सेल अपक्रिया भी कहते हैं। यानी जो आपका ये आक्सीकरण अपक्रिया है इसे अर्ध सेल अपक्रिया भी कहते हैं, या आपका जो दूसरा अपचयन प्रक्रम होता है इसे भी हम एक अर्ध सेल अपक्रिया कहते हैं। और जब आक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रम को आपस में मिलाते हैं तो अर्ध सेल अपक्रिया और अर्ध सेल अपक्रिया दोनों मिल करके एक पूर्ण सेल अपक्रिया का निर्माण करती है और वही पूर्ण सेल अपक्रिया आपकी कहलाती है रेडॉक्स अपक्रिया। जैसे इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि जो जिंक परमाणु है ये जिंक 2+ आयन बनाता है कब, जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। और आपको पता है कि जहाँ कहीं पे इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है वहाँ पे आक्सीकरण अपक्रिया होती है, यानी ये आक्सीकरण अर्ध सेल अपक्रिया हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? आक्सीकरण अर्ध सेल अपक्रिया हो जाएगी। फिर उसके बाद में एक दूसरा हम सेल अपक्रिया करवाते हैं, एक दूसरी अपक्रिया करवाते हैं। जो कॉपर होता है इस पर 2+ तब होगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और तब ये बन जाएगा कॉपर। यानी इस पर क्या हो रहा है? इस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये है अपचयन अर्ध सेल अपक्रिया। ये क्या है? अपचयन अर्ध सेल अपक्रिया। अब इन दोनों अर्ध सेल अपक्रियाओं को जोड़ दिया जाए, अर्ध सेल अपक्रिया और दूसरी अर्ध सेल अपक्रिया जब आपस में जुड़ेगी तो आपकी एक पूर्ण सेल अपक्रिया बन जाएगी और वही पूर्ण सेल अपक्रिया क्या कहलाएगी? वही पूर्ण सेल अपक्रिया आपकी रेडॉक्स अपक्रिया कहलाएगी। अब जैसे इनको जोड़ना है, आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपका रेडॉक्स प्रक्रम होता है, जो एक पूर्ण सेल अपक्रिया होती है, उसमें त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए कि किसी रिएक्शंस में जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हैं, तो जो आपका ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन है उसमें हम उपयुक्त संख्या से गुणा करते हैं। जैसे इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, यानी यहाँ पे ये 2 नहीं था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस अपक्रिया को हमको गुणा करना पड़ता 2 से। और जैसे हम इसको 2 से गुणा करते यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आते और 2 इलेक्ट्रॉन और इधर 2 इलेक्ट्रॉन ये आपके कट जाते, यानी आक्सीकरण प्रक्रम में त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपचयन प्रक्रम में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी, तभी आपकी सेल अपक्रिया पूर्ण होगी, तभी आपकी सेल अपक्रिया पूर्ण होगी। तो यहाँ पे पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन माइनस दिया गया था, अब हमको यहाँ पे निकालना है रेडॉक्स अपक्रिया यानी सेल अपक्रिया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका कट जाएगा, इधर आएगा Zn+Cu2+, एरो लगाना है Zn2+ और +Cu। ये अपक्रिया आपकी कहलाएगी रेडॉक्स अपक्रिया। ये क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अपक्रिया। और इसी रेडॉक्स अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सेल अपक्रिया। यानी यही अपक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? सेल अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया ही आपकी क्या कहलाएगी? सेल अपक्रिया कहलाएगी। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ओम के नियम के बारे में। तो ओम एक वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने बताया कि अगर हम चालक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, जैसे कि चालक का तापमान हो गया, उसका दाब हो गया, उसमें कोई परिवर्तन ना करें तो चालक में बहने वाली जो धारा होती है वो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। तो चलिए इसके नियम को हम लिखते हैं। इस नियम के अनुसार यदि चालक की
भौतिक अवस्थाओं, यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में क्या आ जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख देना है जैसे ताप, दाब तथा आयतन। ये भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे ताप, दाब तथा आयतन में कोई परिवर्तन न किया जाए, यानी इन्हें स्थिर रखा जाए, तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, के समानुपाती होती है। उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपकी धारा है या जो आपका विभवांतर है, ये किसके समानुपाती होगा, ये धारा I के समानुपाती होगा। यानी ओम ने बताया कि अगर चालक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनको हम स्थिर कर दें, उनमें कोई परिवर्तन ना करें, तो जो विभवांतर है, जो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। फिर आपको पता है कि जब भी आप ये समानुपाती का साइन हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट जो है वो आपका आ जाता है। यानी जब भी हम कोई समानुपाती का साइन हटाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यानी इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं V बराबर IR, क्योंकि गुणे में किसी भी संख्या को आगे या पीछे लिखने से उसमें कोई परिवर्तन, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी इसे हम लिख सकते हैं V बराबर IR या V बराबर RI भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ R क्या है, जहाँ R समानुपाती नियतांक है। क्या है, समानुपाती नियतांक है। जहाँ R समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम होता है, जिसे ये क्या है, ये ओमेगा है, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। जिसे इससे प्रदर्शित करते हैं, इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं, ओमेगा। जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो आपका ये ओम का नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका फार्मूला निकल के आता है V बराबर IR, जो चालक के विभवांतर और उसमें जो धारा है उसका जो संबंध होता है उसके बारे में बताता है। और जो ये R है, ये क्या है, समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है उसे ओम कहते हैं, और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। तो अब हम लोग बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को जानने से पहले आपको ये जानना है कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये क्या होता है। यानी इसका जो फार्मूला निकल के आएगा वो कहाँ से निकल के आएगा, तो उसको जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट लिखना है कि जो किसी चालक का जो प्रतिरोध है, किसी चालक
किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यानी जो चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होती जाएगी उसका प्रतिरोध का मान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं कि चालक का जो प्रतिरोध है उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। अभी आपने ओम के नियम में देखा कि जो प्रतिरोध होता है उसको R से प्रदर्शित करते हैं। फिर ये समानुपाती है किसके, लंबाई स्मॉल l के, चालक की लंबाई स्मॉल l के समानुपाती है। इसे आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे क्या मान सकते हैं, इसे आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आपको दूसरी बात लिखना है कि जो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके क्षेत्रफल के या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो चालक का प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसे आप लिख सकते हैं कि जो R है ये 1/a के बराबर होता है या 1/a के समानुपाती होता है। इसे आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर आप लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से, यानी दोनों ही समीकरणों को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। तो आपको पता है कि जो LHS है वो बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार, यानी जो LHS है आपका वो सेम है तो उसको हम लिखेंगे एक बार। और जो आपका RHS है इसमें L अंश में आ जाएगा यानी 1 के स्थान पे, और जो अपॉन में है ये क्या है, A है। अपॉन में क्या है, A है। ध्यान से समझिएगा कि जो आपका LHS में R है उसे हम एक बार लिखेंगे, समानुपाती लगा हुआ है समानुपाती लगाएंगे। फिर L और जो A है वो अपॉन में है, यानी L को 1 के स्थान पे ऐड करेंगे तो L और 1 ये हो जाएगा L, और जो आपका A है ये अपॉन में है। या इसे आप समझ सकते हैं कि L आकर के 1 के स्थान पे जुड़ जाएगा, L1 जा L हो गया। फिर ये हो गया R समानुपाती L/A। फिर आपको पता है कि जहां कहीं पे भी, इधर देखेंगे इसके बाद, जहां कहीं पे भी ये समानुपाती का साइन हटता है और इक्वल टू लगता है वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, कोई ना कोई नियतांक आ जाता है। तो यहाँ पे भी एक नियतांक आएगा और ये नियतांक आएगा रो, ये नियतांक आएगा रो, यानी इसे हम लिखेंगे, ये आपका फार्मूला निकल आया R = ρL/A। तो लिखना है जहां या इसको अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो, क्योंकि हम विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकालना चाह रहे हैं, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है 1 होगा, तो RA का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, RA = ये हो जाएगा ρL, क्या हो जाएगा, ρL हो जाएगा। फिर जब हम रो की वैल्यू निकालेंगे जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ये हो जाएगा RA/L, क्या हो जाएगा, RA/L। तो यहां पे लिखेंगे जहां रो समानुपाती नियतांक है, क्या है, समानुपाती नियतांक है, जहां रो समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का
विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फिर अभी आपने लिखा ही L क्या है, चालक की लंबाई है। फिर R क्या है, R प्रतिरोध है। और जो आपका A है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका फार्मूला क्या निकल आएगा, रो इक्वल टू RA अपॉन L। तो लिखेंगे इसे कि विशिष्ट प्रतिरोध को, अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम इसको रफ करके बताएं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या होता है और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। इतना नोट कर लीजिए। यानी अब इसके बाद में जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अब इसे देखिएगा कि जो रो है इसका मात्रक क्या होगा। तो लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, R का जो मात्रक होता है ओम होता है, A मतलब क्षेत्रफल है तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर यहाँ पे आप देख लीजिए R यानी ओम हो जाएगा, A का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बटे जो L है, L मतलब लंबाई तो हो जाएगा मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो इसका मात्रक क्या आएगा, ओम मीटर आएगा। कितना आएगा, ओम मीटर आएगा। तो लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, होता है ओम मीटर होता है। और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो लिखेंगे इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। यानी इतनी बातें आपको विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में याद रखनी है। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे विद्युत चालकता की। विद्युत चालकता को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ये क्या होती है, तो इसके डेफिनेशन से लिखेंगे जो आपकी विद्युत चालकता होती है ये विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता कहते हैं। इसे अब इसकी इंग्लिश क्या होती है चालकता की, कंडक्टेंस। यानी इसका पहला लेटर क्या है, सी। तो इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं साइंस में, उनके पहले लेटर को इंग्लिश में जिस भी वर्ड से डिनोट किया जाता है उसका जो पहला लेटर होता है वही उसका सिंबल हो जाता है, वही उसका प्रतीक हो जाता है। तो इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा 1/R। क्या हो जाएगा, 1/R, क्योंकि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो C इक्वल टू 1/R। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा तो 1/ओम, यानी 1 लिखा हुआ है, R के स्थान पे ओम होगा। अब जब ये ओम ये ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पे पावर इसकी प्लस की है, जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती, 1 होती। तो ये जो ओम है ये अपॉन में जब तक है तब तक इसकी पावर प्लस की 1 है, और जैसे ही ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर माइनस की हो जाएगी। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं,
इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है, इसका मात्रक ओम इनवर्स, या बराबर भी नहीं लगाएंगे, इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। यानी ये हो गया आपका विद्युत चालकता। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये क्या होता है? तो जो विशिष्ट चालकता है ये विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे के, जिसे हम बोलते हैं कप्पा, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो कप्पा का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा? तो कप्पा का मान हो जाएगा, ये विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी कप्पा बराबर 1/रो। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। फिर जो रो की वैल्यू थी वो क्या निकली थी? तो रो की वैल्यू निकली थी RA/L। रो की वैल्यू क्या निकली थी? RA/L। आप साइड में लिख सकते हो, चूंकि रो इक्वल टू RA/L। तो इसी मान को यहाँ पे रख दिया गया। अब ये जो L आपका है कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो L 1 जा L हो जाएगा अपॉन RA हो जाएगा। तो जो कप्पा का मान है वो क्या निकलेगा? कप्पा का मान निकलेगा L/RA। अब हम इसका मात्रक निकालेंगे तो देखेंगे L/RA है, तो L मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। R प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर आपका कट जाएगा, यानी ये आएगा 1/ओम मीटर। चूंकि ये अपॉन में है इसलिए पावर इनकी धनात्मक है, और जैसे ही ये अपॉन के ऊपर जाएंगे यानी अंश में जाएंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? पावर इनकी ऋणात्मक हो जाएगी। यानी जो इनका मात्रक आएगा वो आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो लिखेंगे इसका मात्रक, यानी कप्पा का मात्रक, कप्पा का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। कप्पा का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। कैसे होता है इसको हमने इधर सॉल्व करके बताया। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्लासेस अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।